अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। बच्चों बिस्मिल्लाह पढ़ लें, दुरूशी पढ़ लें, फिर हम आगाज करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। जी बच्चों, कल तक के लेक्चर में से कोई क्वेश्चन आप लोगों का? एनी क्वेश्चन बच्चों? कोई चीज कल तक ना समझ लगी हो आप पूछ सकते हैं। ये बताएं, आवाज सही आ रही है बच्चों? एक मिनट, सिर्फ कल हम क्या कर रहे थे भला? कल हम पढ़ रहे थे सर कल हम लोगों ने फीफो मेथड कंप्लीट कर लिया था। आज हमें एफओ मेथड करना है। आवाज आनी शुरू हुई है कोई? जी अब दोबारा से बोलें बेटा। सर कल हम लोगों ने फीफो मेथड कंप्लीट कर लिया था। आज हमें एफओ मेथड स्टार्ट करना है। यार मैंने एक्सटर्नल नहीं लगाया हुआ। अगर आप मैसेज कर देंगे तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी। मैं इंशाल्लाह एक्सटर्नल स्पीकर का इंतज़ाम करता हूँ यहाँ पर। थोड़ा सा इसकी ना मेरे लैपटॉप की ज़रा वॉइस ज़रा लो है। फाइफो किया था हमने बिल्कुल, अब एपो करना था हमने, बिल्कुल ठीक है। फाइफो कर लिया था, एपो करना था। ओके गुड। लें जी, शुरू करते हैं फिर अल्लाह का नाम लेकर। हमने ये फाइफो देख लिया था। अब हमने एवरेज कॉस्ट का तरीका सीखना था। क्वेश्चन सेम है और अब इसको हम एवरेज कॉस्ट में देखते हैं। एवरेज कॉस्ट में हमारा यही कॉस्ट कार्ड चलना है और कॉस्ट कार्ड किस तरीके से मूव होना है एवरेज में। हमने एवरेज का फार्मूला सीखा था यहाँ पर। एवरेज का फार्मूला हमने सीखा था। इसके अंदर हमारा रेट निकल आता है या एवरेज रेट निकल आता है ओपनिंग स्टॉक उस दिन का प्लस रिसीट उस दिन की डिवाइड बाय ओपनिंग स्टॉक की क्वांटिटी उस दिन का प्लस रसीद की क्वांटिटी। ये रुपीस में है ओपनिंग स्टॉक और डिवाइड बाय ओपनिंग स्टॉक की क्वांटिटी प्लस रसीद की क्वांटिटी। ये हमारा एक एवरेज रेट हमें दे देता है। चाहे पीरियोडिक सिस्टम हो चाहे परपेचुअल सिस्टम हो, फार्मूला सेम है। पीरियोडिक, परपेचुअल। पीरियोडिक में आफ्टर होल ईयर ये अप्लाई होता है। परपेचुअल में आफ्टर ईच एंट्री ये रिवाइज होता है। बस ये फर्क है। हर एंट्री की बेसिस के ऊपर ये एवरेज रेट चेंज होना है। और और हर एंट्री कौन से वाली एंट्री के बेसिस के ऊपर चेंज होगा? रिसीट की बेसिस पर चेंज होगा। तो रिसीट की बेसिस पर ये फार्मूला अप्लाई होता रहेगा और एवरेज रेट चेंज होता रहेगा। अब ये चीज सीखनी है हमने। कल वाला ही क्वेश्चन। सर आई हैव वेरी लिटिल आइडिया अबाउट दीज मेथड्स। एक रिक्वेस्ट है सर, थोड़ा डिटेल में इजी करके पढ़ाए प्लीज। बेटा मुझे एक बात बताएं, बाकी सारे क्या मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप लेकर चला हूँ? 2 दिन से क्या आपने बेटा बाकी के पहले 2 लेक्चर्स ले लिए हैं? जीना बेटा, आपने पहले 2 लेक्चर्स लिए हैं या आज आप फर्स्ट टाइम पढ़ रही हैं या पढ़ रहे हैं? मैं तो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग PRC 4 के हिसाब से रिवाइज करवा रहा हूँ अभी तक।
कल का लिया था, कल सेकंड लेक्चर था, पहला लेक्चर नहीं था। पढ़ाई में आज हमारा तीसरा लेक्चर है, पहले दिन का लेक्चर भी आपने लेना है। और मैं तो बिल्कुल बेसिक लेवल से ही सिखा रहा हूँ, अभी तो हम PRC 4 वाले लेवल के ऊपर हैं। ठीक है बेटा, PRC 4 से मुराद है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग वाला, हम वही वाला काम कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। कल वाला लेक्चर लिया वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का था। आज वाला लेक्चर है अभी एवको, एवरेज कॉस्ट। वो एग्जाम थी, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम। एग्जामेशन आपने AFC वाली ली थी बेटा, या पहले से पढ़ी लिया AFC वाली एग्जाम? ठीक है, अब आपने एक छोटा सा फेवर करनी है, आपने ग्रुप के अंदर मैसेज करना है, मैं आपको एक लिंक दूंगा, आपने वो लाजमी तौर पर लेनी है। ठीक है, आपको कह सकते हैं 10 से 15 दिन लगेंगे सही तरीके से पैचअप करने में। डन, ग्रुप में मैसेज करें, मैं आपको लिंक दूंगा, आपने वहां से वो लेक्चर्स लेने हैं। अकाउंटिंग जब तक स्ट्रांग नहीं होगी तब तक कॉस्ट काउंटिंग भी स्ट्रांग नहीं हो सकती। ठीक, तो कॉस्ट काउंटिंग में नॉर्मली चीजें हम मैथमेटिक्स के तरीके से कर लेंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, थोड़ी सी एफर्ट पुट इन करनी पड़ेगी। तो डेली का काम डेली देखते रहना है। होता ये है जब आपके चीज ऊपर से थोड़ी सी गुजर जाती है ना, तो परेशान नहीं होना। अब आपको थोड़े दिन लगने हैं थोड़ी सी सीढ़ियां चढ़ने में, तो आप जैसे जैसे वो काम करेंगे तो 10-15 दिन में हो सकता है आप बाकी स्टूडेंट से आगे निकल जाएं। मेहनत दरकार है असल में, ठीक, और गौर से सुनना है आपने। अब फार्मूला है, फार्मूले को अप्लाई करना मैंने सिखाने लगा हूँ, चीजों का आना और चीजों का जाना हम देख रहे हैं। लें जी, हमारे पास ACCA आलू चना चार्ट में ओपनिंग स्टॉक था 28, 5 यूनिट थे 28 के हिसाब से। ये उसी तरीके से उसी फॉर्मेट पे आपने ले लेना है। ये यहाँ से दरमियान में से हम थोड़ा सा गायब कर देते हैं, ये आपको आ गया बच्चों एवरेज कॉस्ट। हमारे पास बेटा रसीट में क्वांटिटी, रेट और रुपीस, इशू में क्वांटिटी, रेट और रुपीस, रुपीस में यहाँ पे कॉस्ट लिखिएगा आप लोग भी, और बैलेंस है क्वांटिटी, रेट और रुपीस। हमने सबसे पहले 5 यूनिट्स ले लिए 28 रुपए के हिसाब से, टोटल वैल्यू हो गई 140। ये हमारा ओपनिंग लिखा गया बच्चों, ठीक हो गया। अब 4 फरवरी को हमारे पास ये यूनिट्स आए हैं 10 यूनिट्स 32 रुपए के हिसाब से, 10 यूनिट्स 32 रुपए के हिसाब से, 32 रुपीज के हिसाब से। अब ये मैंने ले लिए, मेरे पास रसीट आई है 4 तारीख को, 10 यूनिट्स 32 के हिसाब से, टोटल हो गया 320। अब जरा आराम से तम्मुल मिजाजी से सुनने वाला काम है आप लोगों के लिए कि ये वाला रेट और क्वांटिटी, अब यहाँ पर फाइफो की तरह आपने लाइनिंग नहीं लगानी है, लाइन से अलग करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपने एक डिफरेंट अंदाज से काम करना है। हमारा फार्मूला क्या था, हमारा फार्मूला था ओपनिंग स्टॉक। अब 4 तारीख को 4 अप्रैल पर ओपनिंग स्टॉक है हमारे पास 140 का, 5 यूनिट्स हैं, ऐसे ही था। ये 140 रुपीज ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू और 5 यूनिट्स हैं 4 तारीख के स्टार्ट पर। इसमें मजीद ऐड हुआ है 320 रुपीज और 10 क्वांटिटी, प्लस 320 प्लस 10, ये हमें एक एवरेज रेट देगा। वन किधर गया कैलकुलेटर, 140 प्लस 320 डिवाइड बाय 5 प्लस 10 15, ये बन गया बेटा जी 30.6 पॉइंट्स में ले लें, 30.66666 आ रहा है।
तो 2 डिजिट्स पर राउंड ऑफ कर लें या 1 डिजिट के ऊपर राउंड ऑफ कर लें। मैंने आपको कल तरीका कैलकुलेटर पर राउंड ऑफ करने का बताया था, नहीं बताया था शायद, वो कहीं और बताया था, हाँ R2 में बताया था। बच्चों आप मोड में जाएं, शिफ्ट मोड प्रेस करें, अपने कैलकुलेटर ऑन कर लें, शिफ्ट मोड, इसमें 6 प्रेस करें, 6 पर फिक्स है, 2 प्रेस करें, ये अब 2 डेसिमल प्लेसेस के ऊपर राउंड ऑफ करके खुद आंसर देगा। अब आपको इस चीज की जहमत नहीं करनी पड़ेगी कि अब आप राउंड ऑफ कर रहे हो। 140 प्लस 320 डिवाइड बाय 15, 30.6, ये उसने नहीं किया, लेकिन ये राउंड ऑफ करेगा। मैं कोई और वैल्यू करता हूं, तब ये 31.06, इससे आगे नहीं बढ़ रहा। मैं कोई और वैल्यू करता हूं, 23.30, इससे आगे नहीं बढ़ रहा। लेकिन अगर मैं इसे शिफ्ट फिक्स 6 5 डिजिट्स पर राउंड ऑफ करता हूं, तो फिर ये आंसर मुझे इस तरीके से दे देगा। ये 2 डिजिट्स पर खुद ब खुद राउंड ऑफ करेगा। शिफ्ट फिक्स से 2 डिजिट्स के ऊपर रखें आप इसे, ताकि आपने तो कैलकुलेटर से काम करना है। अब इसको डायरेक्टली काम करते हुए कैसे करना है? डायरेक्टली काम करते हुए आपने क्या करना है, इस 140 को प्लस करना है कैलकुलेटर पर डायरेक्टली, इस 140 को ये ऐड करना है, डिवाइड करना है, फिर 5 प्लस 10 से आपका एक एवरेज रेट निकल आएगा। वो आपने एवरेज रेट यहाँ पर लिख देना है। अब मैं आपको एक्सेल के ऊपर भी दिखा देता हूँ कि एक्सेल के ऊपर किस तरीके से काम किया गया हुआ है। अब अगर इस रेट को चेक करें तो ये 460, हमने इन दोनों को पहले प्लस करना है, 140 जमा 320 को प्लस करना है और यहाँ पर लिख देना है 460। ये दोनों जमा हो गए। फिर आपने इस 5 को और 10 को जमा कर देना है। ये डिनोमिनेटर, ये न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर दोनों वर्कआउट हो गए। और अब 460 तकसीम 15 करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ये बात समझ लगी है बच्चों? काम करते हुए ये बात समझ लग गई? ठीक है। अब इसके बाद 15 यूनिट्स मजीद आ रहे हैं 34 रुपए के हिसाब से। 15 यूनिट्स मजीद 34 रुपए के हिसाब से। तो मैं 15 यूनिट्स लिखूंगा 34 के हिसाब से, कैलकुलेट किया 510 आ गया। अब मैंने इस 510 को 460 में जमा करना है, मेरा 970 वैल्यू आ जाएगी। ये चेक कीजिएगा, 510 जमा 460, वैल्यू में वैल्यू ऐड कर देनी है पिछली, क्वांटिटी में क्वांटिटी ऐड कर देनी है। फार्मूला वही अप्लाई हो रहा है, फार्मूला जो हमने लिखा वही अप्लाई हो रहा है डेली बेसिस पर। फिर आप रेट फाइंड करने के लिए 970 तकसीम 30 कर देंगे जी। अब वो जो बेटी थी या बेटा था, जीना जी, आपको समझ लग गई है बेटा? ओके, बस अगर समझ लग गई है तो कहानी खत्म हो गई। बस इतना सा, इतनी आसान सी है कॉस्ट काउंटिंग। अच्छा बच्चों, कैमरा ग्लिच हो रहा है। मैं 1 मिनट कैमरे को जो है ना जरा उसकी ऐसी की तैसी कर देता हूँ जरा, जस्ट 1 मिनट। कैमरा सेट करते हैं। लो बच्चों जी, कैमरा कितने गया जी? फार्मूले वाली वर्किंग शो नहीं करनी है। चलो हम फिर कैमरे के बगैर थोड़ी देर पढ़ लेते हैं। फिर कैमरे के बगैर कंटिन्यू कर दें। ओके ओके, जस्ट 1 मिनट। कैमरा बिल्कुल ठीक था। वो उसमें उसकी पोर्ट के अंदर मैंने 2-3 चीज़ें लगाई थी, माउस भी अटैच किया हुआ था, वो शायद उसकी वजह से कोई मसला हुआ है और अब दोबारा से कंटिन्यू ऐड अप नहीं हो रहा। इसको देख लेते हैं।
चलें आगे बढ़ते हैं, बल्कि फोकस समटाइम्स खराब ही हो जाता है कैमरा से। अब आपका क्वेश्चन ये है अगला कि क्या फार्मूले वाली वर्किंग शो नहीं करनी? बिल्कुल भी नहीं शो करनी, कोई जरूरत नहीं है, बस इसी तरीके से ही काम करना है। इसको बोलते हैं कॉस्ट कार्ड बनाना, और कॉस्ट कार्ड बनाने में ये फुल वर्किंग ही है कि आप 460 में 510 जमा कर रहे हैं और 15 में ये 15 जमा कर रहे हैं, टोटल 30 कर रहे हैं और फिर ये रेट निकाल रहे हैं। इट इज फुल वर्किंग। इतना परेशान नहीं होना पेपर में कि आप की हर स्टेप के ऊपर फिर अगर आप वर्किंग करने बैठेंगे तो फिर तो काम हो चुका। ये पूरी की पूरी वर्किंग है। अब आते हैं बच्चों, अगली तारीख है 18 के बाद 19 तारीख को 18 यूनिट्स सेल आउट हो रही हैं। अब इस चीज को समझ लीजिएगा। अब इशू वाले एरिया में इशू लिख सकते हैं, यहाँ पे इसको कॉस्ट ऑफ सेल्स लिख सकते हैं आप। यहाँ पे 18 यूनिट्स आपने लिख देनी है एज इट इज। रेट पिछला अप्लाई करना है, जो सा यहाँ पर कैलकुलेट वेरी प्रीवियस के ऊपर था वो वाला रेट अप्लाई करना है आपको। बात समझ लग गई बच्चों? सेल में जो सी रिसेंट कॉस्ट का रेट बन रहा है वो अप्लाई करना है। सिंपलिसिटी इज दिस। अब 18 को 32,000 या 33 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 582 पॉइंट्स में आ जाएगा। 18 ज़रा 32,000 या 33, 18 ज़रा 32,000 या 33, ये 581.94 आ गया। मैंने 582 कर दिया राउंड ऑफ में इसको। अच्छा, अब यहाँ पर क्योंकि राउंड ऑफ मैंने किया है, थोड़ी सी माइनस ही चेंज किया है मैंने, रेट सेल की वजह से चेंज नहीं करना। 30 में से 18 यूनिट्स गए, चले गए तो बाकी बच गए 12 यूनिट्स। रेट मैंने 32,000 या 33 ही रखना है। अब अगर मैं 12 ज़रा 32,000 या 33 करता हूं तो ये 387.96 आता है। अब इसको देखना ये होगा कि क्या मैंने इसको 387 के ऊपर गिराना है या 388 के ऊपर बढ़ाना है। तो उसका तरीकाकार ये है बेटा कि आप 970 में से 582 माइनस करके देख लें। 970 माइनस 582, क्योंकि इसी 970 में से 582 गए हैं, 582 की चीजें सेल हो गई हैं। तो आपके पास क्या आ गया? 388। ये मैंने फार्मूला वही वाला लगाया हुआ है, 970 माइनस 582। नेक्स्ट आपके पास दोबारा से 20 यूनिट्स आए 27 फरवरी को। 20 यूनिट्स 30 रुपए के हिसाब से, 20 यूनिट 30 रुपए के हिसाब से 600 बने। आपने दोबारा से रसीट की बेसिस के ऊपर रेट को रिवाइज करना है। इस तारीख पर पहले से पड़े हुए 388 से 388 प्लस 600 किया तो 988 हो गए। क्वांटिटी 12 में 20 जमा की, 32 हो गई। रेट अब हम निकाल देंगे। पिछला रेट खत्म, नया रेट आ गया और अप्लाई हो रहा है कि वैल्यू में वैल्यू ऐड कर दी, डिवाइड बाय क्वांटिटी में क्वांटिटी ऐड करके लिख दी है। आपके पास सारे का सारा क्या हो गया? एफको मेथड में परपेचुअल सिस्टम में कॉस्ट कार्ड तैयार हो गया। तो रिसीट की बेसिस के ऊपर क्या होता है? आपका रेट चेंज होता है। ये हमने चेंज कर दिया। अब सेल होगी, सेल के ऊपर कौन सा रेट लगाना है? जो इससे एक स्टेप पहले है, ये जो रेट निकला है ये यहाँ पर अप्लाई करना है। बस ये चीज याद रखनी है आपने। कॉस्ट की वजह से रेट चेंज होगा, इशू की वक्त चेंज नहीं होता है। जी एनी क्वेश्चन बच्चों? वैल्यू को हमने राउंड ऑफ कर दिया है और रेट को हमने 2 डेसिमल प्लेस पे रखना है। रेट को राउंड ऑफ नहीं कीजिएगा बहुत ज्यादा। मसलन रेट को 32 पे नहीं राउंड ऑफ करना,
रेट एक बहुत स्मॉल सी वैल्यू है, ये याद रखें, रेट को राउंड ऑफ नहीं करना। हाँ, एग्जामिनर कह देगा कि वैल्यू को भी 2 डेसिमल प्लेसेस पर रखना है तो फिर हम मजबूर होंगे। अगर एग्जामिनर कुछ नहीं कहता तो फिर वैल्यू को राउंड ऑफ कर दें। ये आपके लिए क्या आ गया, एक नोट आ गया। रीजन, रेट इज वेरी स्मॉल अमाउंट। इसके अंदर अगर चेंज कर देंगे तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा आपके क्वेश्चन के ऊपर, आपकी वैल्यूज के ऊपर। ये बात भी हो गई। अब हम बात करते हैं जी, हमने क्या करना है। ये हमने काम कर दिया। अब आपका जैसे लेजर था फाइफो के अंदर, उसी तरीके से आप लेजर बना सकते हैं कि जिस तरह से ये इन्वेंट्री के लेजर थे हमारे फाइफो के अंदर, उसी तरह से अब आप एफओ के अंदर क्या करेंगे, ये वाले लेजर बना लेंगे। क्योंकि लेजर तो परपेचुअल सिस्टम में चलते हैं। ओपनिंग 140, रिसीट के ऊपर कोई मसला नहीं है। रिसीट वही आनी है, इन्वेंट्री डेबिट और कैश क्रेडिट, इन्वेंट्री डेबिट पेबल क्रेडिट, तो रिसीट में कोई चेंज नहीं आती, फाइफो ही आपको। लेकिन इश्योरेंस में चेंज आएगी। इश्योरेंस में चेंज आएगी, आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स एक 582 आ रही है, 582, दूसरी 587 आ रही है। कॉस्ट ऑफ सेल्स 582 एंड 587, तो ये आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स और इन्वेंट्री आपकी क्या होगी, चेंज होगी ड्यू टू चेंज इन रेट। डेली बेसिस पे जब हम रेट चेंज करते हैं तो कॉस्ट ऑफ सेल्स के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है, परचेजेस के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आया है। वो एज इट इज ही आएगी, इन्वेंट्री डेबिट कैश क्रेडिट, इन्वेंट्री डेबिट पेबल क्रेडिट, इन्वेंट्री डेबिट या एडवांस क्रेडिट या बैंक क्रेडिट। यहाँ से आप इसका ट्रेडिंग अकाउंट भी बना सकते हैं। अब जो ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा बच्चों, एवको मेथड में ट्रेडिंग अकाउंट, एवको परपेचुअल में हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट क्या है हमारा, सेल में से आपने लेस करना है कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो सेल्स तो आपकी अब वो जो अभी हमने किया वो सेल्स नहीं है, सेल्स इसकी हो रही थी जो हमने कल काम किया था, ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था कल, सेल का हमने एक लेजर बनाया था, ये 57,750, और ये बनी थी, ये वाला नहीं था, इससे अगला था, कल इसका नहीं बनाया था, कॉस्ट ऑफ सेल निकाली थी, शायद नहीं बनाया था। चलें अब बना देते हैं हम। ट्रेडिंग अकाउंट सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स इन बोथ 54 एंड एफ को हम बना लेते हैं जी। कल के लेक्चर से हम पिक करेंगे और कुछ आज के लेक्चर से पिक करेंगे। एवरेज, ये है टुडे लेक्चर, और 5 लास्ट डे लेक्चर। सेल हमने यूनिट्स कितने कितने किए हैं और किस किस रेट पर किए हैं, अक्सर पर आते हैं हम।
हमने सेल किए ये 60 रुपए पे, जिसको हमने क्या करना था, इग्नोर करना था। अगर 18 यूनिट्स मैं 60 रुपए पे सेल करूं, जमा 19 यूनिट्स ये भी 60 रुपए पे सेल करूं, तो मेरी वैल्यू बन जाएगी बेटा 2220। 18 यूनिट्स ये आपकी क्वांटिटी आ गई, ये आपका रेट आ गया पर यूनिट 2220। कॉस्ट ऑफ सेल्स जो मेरा एवको में कॉस्ट ऑफ सेल्स वर्कआउट हुई है, वो हमारी आज वर्कआउट हुई है 1169, 1169। और जो कल वर्कआउट हुई थी वो थी 1180। ट्रिपल टू जीरो माइनस 1180, 1040, ये हमारा जीपी आ गया। और या फिर 1051 इन एवको जीपी आ सकता है एवरेज कॉस्ट मेथड में। तो ये हमारा हो गया ट्रेडिंग अकाउंट, जिसके अंदर हमने कंपेयर कर लिया एवरेज कॉस्ट मेथड और लास्ट डे से फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड विद परपेचुअल सिस्टम। क्या अगर मुझे ट्रेडिंग अकाउंट का कहा जाए तो फिर मैं इन्वेंट्री और कॉस्ट ऑफ सेल्स का लेजर बनाऊंगा या बनाऊंगी, ये मेरा आपसे क्वेश्चन है। एक बच्चे ने कहा यस सर, बच्चे ने बताया कि 401 इसका क्लोजिंग आ जाएगा। डेबिट में डेबिट है बेटा जी 390 आ रहा है। सीडी तो वही आना है 13 + 30। नहीं ये कौन सा, अच्छा ये तो वो वाला है, एफको में देखना है मैंने, एफको में क्या आ रहा है। यस 401 आ गया। मेरे सवाल का जवाब सिर्फ दो बच्चों ने, एक बच्चे ने दिया। आप लोग कह रहे हैं इन्वेंट्री कार्ड बनाएंगे, एक बच्चे ने कहा, एक बच्चे ने कहा लेजर भी बनाएंगे। इन्वेंट्री कार्ड ही बस बनाएंगे आप, जब तक के लेजर का कहा ना जाए आप सिर्फ सिर्फ कार्ड बनाएंगे। आप ये देख लीजिएगा यहाँ पर कार्ड मौजूद है, कार्ड के अंदर हर इंफॉर्मेशन मौजूद है। जहां जहां पर सेल हो रही है ना बेटा, उसके सामने आपने यहाँ पर लिख लेना है कॉस्ट ऑफ सेल्स। और जितनी लाइन आइटम्स कॉस्ट ऑफ सेल की होती हैं, क्योंकि कुछ आइटम्स कॉस्ट ऑफ सेल्स की नहीं होती हैं, इशू रिटर्न होता है, ठीक, कोई या सेल्स रिटर्न होता है, तो वो इसी कॉलम में माइनस के साथ लिखा जाता है। इशू रिटर्न या सेल्स रिटर्न इसी कॉलम में माइनस के साथ लिखी जाती है, परचेज रिटर्न इसी कॉलम में माइनस के साथ लिखी जाती है, परचेज रिटर्न। यहाँ पर
माइनस के साथ लिखी जाएगी ब्रैकेट में, और यहाँ पर भी माइनस के साथ लिखा जाएगा सेल्स रिटर्न या इशू रिटर्न। समहाउ उसकी बातें इंशाल्लाह बाद में आ जाएंगी। तो इसलिए मैंने कहा यहाँ पर आपने सेपरेटली यहाँ पर कॉस्ट ऑफ सेल्स लिख लेना है, जो जो सी चीजें सेल आउट हो रही हों, फिर उनका जब आप टोटल करेंगे यहाँ पर आपने देखना है कॉस्ट ऑफ सेल्स को कौन कौन सी लाइन आइटम हिट कर रही है, प्लस दिस, ये आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया बेटा। क्लोजिंग स्टॉक आपके पास ये आ रहा है 401। परचेजेस अगर आपने देखनी हो तो ये नेट परचेजेस, ये सारी की सारी क्या आ रही है, नेट परचेजेस आ रही हैं। तो एक ही जगह पर आपका काम मुकम्मल हो चुका हुआ है अगर आप करना चाहें तो। ठीक है बच्चों, मैंने अभी सिर्फ रीजन बताई है कि कॉस्ट ऑफ सेल्स क्यों लिखना है, क्योंकि परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न और बाकी की बहुत सारी एंट्रीज आ सकती हैं जो कि उसी कॉलम में ब्रैकेट के साथ आ सकती हैं। लिहाजा हमें कॉस्ट ऑफ सेल्स वर्कआउट करने के लिए वो तमाम आइटम जो कॉस्ट ऑफ सेल्स को हिट करती हैं वो यहाँ पर लिखनी है। वो तमाम एंट्रीज जो कॉस्ट ऑफ सेल्स को हिट करती हैं यहाँ पर लिखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये बात होगी बच्चों। अच्छा, यहां तक अब मेरा ख्याल है आप लोगों का कोई क्वेश्चन तो नहीं होगा। एक क्वेश्चन पूछा है गो के अभी मुझे उसका जिक्र नहीं करना चाहिए, लेकिन चूंकि आपने क्वेश्चन पूछ लिया है इसलिए मैं इसका आंसर भी दे देता हूं कि अगर रिटर्न 4 तारीख के बाद आ गई है, 28 तारीख को से रिटर्न आ गई है 4 तारीख वाली, मसलन भाई कह रहे हैं कि यहाँ पर ये 10 तारीख को आपने परचेजेस की थी 320 पर, अब हम यहाँ पर रिटर्न कर रहे हैं, तो अब इस वक्त तो 30 रुपए एवरेज रेट चल रहा है, तो बेटा 30 रुपए नहीं लेंगे। जिस चीज के ऊपर इशू हुई है या जिस वैल्यू के ऊपर परचेज हुई है उसी के ऊपर रिटर्न आएगा। सेम वैल्यू, मसलन 32 वाली चीज 32 के ऊपर ही रिटर्न जाएगी और वो इफेक्ट करेगी। फर्ज करते हैं, मैं अब बात कर देता हूँ, परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न की भी डिस्कशन होने लगी, अब बात चली तो जाने दो। 4 चीजें हमने वापस कर दी हैं, यहाँ पे लगाऊंगा मैं -4 साइन होम ब्रैकेट, मैं रेट फाइंड कर दूंगा दिस इनटू दिस, ये माइनस में 128 है। अब ये इफेक्ट करेगा, ये क्या है, ये गो के परचेज रिटर्न है, चीजें जा रही हैं लेकिन है तो परचेज से लिंक, तो ये क्या करेगा, ये इफेक्ट करेगा आपके रेट को। किस तरीके से, अब आपने देखना चीजें गई हैं तो पहले आप प्लस करते थे, अब आप माइनस कर देंगे। 401 माइनस 128, मैं यहाँ पे क्योंकि ऑलरेडी माइनस में है इस वजह से 273 नेट वैल्यू आ जाएगी। 13 में से -4, 13 -4 कितने होते हैं, 9। अब ये एक एवरेज रेट दोबारा से निकलेगा, दिस डिवाइड बाय दिस करके, ठीक हो गया जी। अब सेल्स रिटर्न फॉर एग्जांपल, या फिर आपने इशू किया हुआ है उसका रिटर्न, ये वाली चीजें 18 वाली चीजें जो 32 या 33 पर आपने लिखी थी ये रिटर्न होके आ गई हैं। क्या होके आ गई, ये भी रिटर्न होके आ गई हैं, तो से इसमें से 8 यूनिट्स रिटर्न होके आ गए। ठीक है, रेट मैंने यही वाला देना है, एक बात याद रखिएगा, रेट कौन सा देना है मैंने, ये वाला देना है जोन सा इशू के वक्त या कॉस्ट ऑफ सेल्स के वक्त था। अब मैं दिस इनटू दिस कर दूंगा, ये आ जाएगा 258.67, मैं इसे -259 कर देता हूँ, राउंड ऑफ।
अब आप लोगों ने मुझे बताना है क्या ये रेट के ऊपर इफेक्ट करेगा या नहीं करेगा। क्या ये रेट के ऊपर इफेक्ट करेगा या नहीं करेगा, ये मेरा क्वेश्चन है आपसे। ये बेटा रेट के ऊपर इफेक्ट करेगा। अब आप ये नहीं कर सकते, करना चाहिए ना, लॉजिकल चीज बनती है, बिल्कुल बिल्कुल लॉजिकल बनती है। ये रेट के ऊपर इफेक्ट करेगा और बड़े धड़ल्ले से करेगा। रीजन क्या है, अब चीजें वापस आ रही हैं आपके पास, चीजें बढ़ गई हैं, ये भी रिसीट है। अब चीजें आई हैं, यहाँ पे टेक्निकलिटी ये है कि 273 में आप 259 जमा करेंगे कैलकुलेटर पे, प्लस 273 प्लस 259, ये 273 और ये 273 आ गया, ये 259 आ गया। इस चीज का ख्याल रखना है। अब बात चली थी तो मैंने ये वाली बात अभी से कर दी, अब मुझे बाद में करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जमा हो जाएगा 532। 9 में 8 चीजें वापस आई हैं, 9 8 17 हो जाएंगी। और अब रेट आपका नया आ जाएगा, दिस डिवाइड बाय दिस। होप सो आपको ये चीजें समझ लग गई होंगी। ये अब हवाओं में हैं, ये अज्यूम्ड अमाउंट्स हैं। परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, अज्यूम्ड अमाउंट्स, इसके अगेंस्ट क्वेश्चन में एग्जिस्टेंस नहीं है। होप सो आपको ये चीजें सारी की सारी क्या हो गई हैं, क्रिस्टल क्लियर हो गई हैं। जो कल क्वेश्चन 3 था प्रैक्टिस सेट का, उसमें इफेक्ट शो करना था जीपी पे, तो क्या हम खाली ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे या कुछ और भी बताएंगे, क्योंकि सॉल्यूशन में खाली ट्रेडिंग अकाउंट बनाया हुआ था। बेटा इफेक्ट बताना है, शो इफेक्ट ऑन जीपी, तो ग्रॉस प्रॉफिट तक क्या चीज है, आपका ट्रेडिंग अकाउंट ही है ग्रॉस प्रॉफिट, और तो कुछ भी नहीं आप बनाएंगे, इससे ज्यादा और कुछ नहीं बनेगा। यहाँ तक क्वेश्चन है, और उसके बाद आपका 2 बातें हैं बस जो मैंने आपको सिखाई हैं। अच्छा जी। अब बच्चों, हाँ एक चीज और मैंने एक ग्रुप में अपलोड कर दी हुई है, जो पीडीएफ वाली जगह है जहाँ पे आपको लिंक दिया हुआ है, वहां पर मैंने चैप्टर नंबर 1 वो अपलोड कर दिया हुआ है, इन्वेंट्री का चैप्टर। और उस चैप्टर के अंदर पुरानी बुक से मजीद अपडेशन, आपकी पुरानी PRC 4 की जो बुक है उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, और वो भी पास पेपर से रिलेट करते हैं। मेजोरिटी क्वेश्चंस उसके भी पास पेपर हिस्ट्री में, कोई इंट्रोडक्शन टू काउंटिंग, कोई FAR 1 में आया हुआ है, और वो अच्छे क्वेश्चंस थे। अब वो भी मैंने सारे के सारे बुक के अंदर ऐड करने का फैसला किया था, और इसीलिए मैंने आपसे कल रात तक का टाइम मांगा था कि मैं थोड़ी सी चीज़ें उसके अंदर क्या करना चाहता हूँ, ऐड अप करना चाहता हूँ। तो वो चीज़ें ऐड अप करके मैंने आपके साथ शेयर कर दी थी। अब आपके पास बहुत एम्पल प्रैक्टिस हो जाएगी इन्वेंट्री की, बहुत एम्पल प्रैक्टिस, अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी इसकी। अच्छा जी। अब एक और शॉर्टकट, क्योंकि पेपर में टाइम मैनेजमेंट इज द की, और हमें टाइम मैनेजमेंट टेक्निक सीखनी है, कुछ अल्टरनेट वर्किंग सीखनी है। क्या करनी है, कुछ अल्टरनेट वर्किंग सीखनी है जिससे टाइम बच सके। अगर तो हमें कॉस्ट कार्ड बनाने के लिए कहता है, फिर तो हम इसी फॉर्मेट में बना देंगे। इसी फॉर्मेट, कौन सा जी फॉर्मेट, ये जो हमने सीखा है, रिसीट, इशू और बैलेंस वाला फॉर्मेट। लेकिन अगर हमसे जस्ट क्लोजिंग स्टॉक और इस तरह की बातें कर रहा है, तो फिर परपेचुअल सिस्टम में एक और थोड़ा सा शॉर्टकट अवेलेबल है, वो सीखते हैं अब हम। कॉस्ट कार्ड का एक शॉर्टकट,
फॉर एफको मेथड। परपेचुअल सिस्टम। बच्चों हम क्या करते होते हैं, ये जनाब जी, ये मैं ले आता हूँ थोड़ा सा नीचे, बल्कि नीचे लाने की जरूरत नहीं है, ये डेट्स हैं, बस मुझे ये चाहिए। ये आपका आ गया शॉर्टकट। शॉर्टकट में आपने जस्ट 3 कॉलम बनाने हैं, क्वांटिटी, रेट और वैल्यू। ओपनिंग स्टॉक आपका यकम तारीख को था, कितने यूनिट, 5 यूनिट्स थे, इस रेट पर 28 रुपए पर, और आपने 140 इसकी वैल्यू निकाल ली थी। 4 तारीख को कुछ चीजें आई हैं, क्या हुई हैं, 4 तारीख को कुछ चीजें आई हैं, कितनी, 10, 32 और उसका है 320 वैल्यू। अब हम करते क्या होते हैं, हम करते क्या होते हैं, हम रसीद को ऐड करते हैं, हम यूनिट्स को ऐड करते हैं, और हम एक रेट बना देते हैं। यही काम करते हैं बच्चों। यहाँ पे हम लगा देंगे लाइन। जी बच्चों, बात समझ लगी है। हम जो 9 कॉलम में काम कर रहे थे, वो अब हम 3 कॉलम में काम करेंगे। इवन आपको कॉस्ट कार्ड भी बनाने के लिए कह देता है, तो भी आप ऐसे बना सकते हैं। लेकिन चूंकि वो ज्यादा मुस्तमल है, ज्यादा देखा जाता है, तो वो सिखाना भी जरूरी था। डायरेक्ट शॉर्टकट पे नहीं आते होते हैं, शॉर्टकट बाद में। सहूलत भी पता चलनी चाहिए ना, इस काम की सहूलत क्या है। अच्छा जी, 18 तारीख को मजीद चीजें आई हैं, 1534 रुपए रेट पर, 510 टोटल हो गया। इस तारीख के बाद भी क्या आपको रेट मालूम करना है, नया एवरेज रेट? जी बिल्कुल मालूम करना है। आप क्या करेंगे, अब ओपनिंग 18 तारीख के लिए ओपनिंग है 460, और 510 ऐड कर देंगे इन दोनों को, और यूनिट्स भी ऐड कर देंगे, और एक नया रेट 970 तकसीम 30 कर देंगे। ये आपका नया रेट आ गया। क्यों इतने कॉलम बनाए जाएं। 19 तारीख को चीजें बिक रही हैं, सेल हो रही हैं। कितनी चीजें बिक रही हैं, 18 यूनिट्स बिक रहे हैं। बस कहानी खत्म। 18 यूनिट्स जा रहे हैं तो -18 कर देंगे, रेट प्रीवियस रेट अप्लाई हो जाएगा, और दिस इनटू दिस, ये आपका 582 लेस हो जाएगा। अब हर ट्रांजैक्शन के बाद आपको क्लोजिंग बैलेंस मालूम तो करना ही होता है, बैलेंस कितना है, तो वो आप मालूम करेंगे, और इस तरीके से मालूम करेंगे। आपके पास 12 यूनिट्स रह जाएंगे, 30 में से 18 गए, 12 गए। रेट आपने जमा नहीं कर लेना, आपकी मेहरबानी। रेट 32.33, यहाँ पर आप ये इसमें से ये माइनस कर देंगे, और फिर रेट वही 32.33 ही लिख देंगे। पेपर में तो मैनुअली लिखना आपने। 32.33, ये मैंने भी मैनुअल लिख दिया। 27 तारीख को मजीद एडिशन हुई है, चीजें आई हैं, 20 यूनिट्स आए हैं, 30 रुपए रेट के हिसाब से, 600 हो गया टोटल। ये जो ही चीजें आएंगी, हम यहाँ पर इनको जमा कर देंगे, वैल्यूज को जमा कर देंगे,
और नया रेट मालूम कर देंगे। 988 डिवाइड बाय 32, 30.875 या 30.88, 30.88 राउंड ऑफ कर दिया जी। 28 तारीख को चीजें कुछ गई हैं, 19 यूनिट्स गए हैं, 30.88, 19 यूनिट्स आउट हुए, -19 आउट हो गए। रेट recent 30.88, this into this 586.72 में से 587 कर देता हूँ। आपने तो कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर रहे हो ना। और एंड पर मेरे पास बच जाएंगे 401 रुपया, यूनिट्स बच जाएंगे 13 और रेट वही वाला बच जाएगा। $30.88 ही लिख लेंगे, 30.88। जी बच्चों, शॉर्टकट की समझ लग गई है? शॉर्टकट ज्यादा आसान है या वो लेंथी काम ज्यादा आसान है? ये वाला ज्यादा आसान है, नो डाउट, ये वाला ज्यादा आसान है, जल्दी हो जाता है। और पेपर में ये कर सकते हैं तो सिखा रहा हूं, मुझे तो सिखाने की क्या जरूरत है, पेपर में कर सकते हैं तो सिखा रहा हूं। आई कैप ने अपनी बुक के अंदर इस तरीके से किया हुआ है तो मैं सिखा रहा हूं, और मैंने भी आगे क्वेश्चन इस पैटर्न के ऊपर आपको करवाने हैं तो मैं सिखा रहा हूं। अदरवाइज ये चीज अक्सर नहीं सिखाई जा रही होती, अक्सर वो लेंथी वे आउट ही सिखाया जा रहा होता है और बच्चा कर करके वेला हो जाता है। और पेपर में टाइम मैनेजमेंट इज द की, ये एक बात याद रखिएगा। फार्मूला वही वाला अप्लाई कर रहे हैं, ओपनिंग में हम एडिशन की वैल्यू को कर रहे हैं, रिसीट की वैल्यू को ऐड कर रहे हैं, क्वांटिटी में ओपनिंग क्वांटिटी को क्वांटिटी में ऐड कर रहे हैं और फिर वहां से एक रेट बना रहे हैं। और पेपर में ये आप आराम से कर सकते हैं, और मेरे नजदीक आपको जिस हद तक जहां से कोई शॉर्टकट पता चले वो अप्लाई कर सकते हैं। सीएमए का कोई फॉर्मेट नहीं है बच्चों, सीएमए के पेपर का कोई फॉर्मेट नहीं है। अपने लिए जो आसानी का पैदा कर सकते हो कर लो, सिंपलिसिटी इज दिस। हाँ, वो चीज एग्जामिनर को समझ लगे, आपको खुद भी समझ लगे, बस ये चीज याद रखना, ये चीज आपने बस याद रखनी है, बाकी अल्लाह खैर ते बेड़े पार। ये आपका आ गया शॉर्टकट जो आपको सिखाया मैंने। एक्सेल की फाइल भी दे दूंगा आपको इंशाल्लाह, और ये वाली भी, क्योंकि ये एक पैटर्न के ऊपर चल रही होती है और फाइल देनी होती है तो इधर कॉपी में कर लेता होता हूँ। अच्छा जी, ये भी हो गया काम, फिर रह क्या गया? यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप। ठीक है, मैं ऐसी चीजें लिख भी देता होता हूँ क्योंकि बच्चे बाद में भूल जाते हैं, फिर बच्चे बाद में सवाल उनको जहन में आए। अब बुक में आपको दोनों चीजें मिलेंगी, ये वाला वे आउट भी किसी जगह पे मिलेगा और दूसरा वे आउट भी किसी जगह पे मिलेगा। अच्छा बच्चों जी, आगे बढ़ते हैं फिर। अब हम, लो बच्चों, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, कल थोड़ी बहुत इसके ऊपर बात हुई थी। नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या होती है? एस्टिमेटेड फाइनल सेलिंग प्राइस माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट एंड एस्टिमेटेड सेलिंग कॉस्ट, ये होती है हमारी नेट रियलाइजेबल वैल्यू, कि आपको नेट में क्या पैसे हासिल हो जाएंगे। समटाइम्स आपको डायरेक्टली एनआरवी दी जा सकती है, समटाइम्स यू हैव टू कैलकुलेट इट यूजिंग दिस फार्मूला। Business has following items of inventory with their cost and NRV.
ऑल अमाउंट्स आर इन रुपीस, रॉ मटेरियल है, वर्क इन प्रोसेस है, फिनिश गुड है। रॉ मटेरियल 180 का है, इसको फिनिश गुड में कंप्लीट करने में 550 रुपए लगेंगे। बेचने का खर्चा उसके बाद 50 रुपए होगा, और ये फिर अल्टीमेटली जो फिनिश गुड है वो बेची जाती है 900 रुपए की। वर्क इन प्रोसेस है, कुछ ऑलरेडी बन चुका हुआ है, इसके ऊपर मजीद बनाने पे खर्चा थोड़ा कम होना है। बेचने का खर्चा वही है, अल्टीमेटली फिनिश गुड की वैल्यू 900 है। फिनिश गुड अच्छी कंडीशन में बनकर पड़ी हुई है, ये बनी थी हमारी 730 रुपए में और 900 रुपए में बिकती है। मजीद इसको बनाने की जरूरत नहीं है, ना ही इसको रिपेयर करने की जरूरत है, ये तो मुकम्मल है। याद जो डैमेज्ड है ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट, ये बनी तो 730 की थी, लेकिन अब इसको ठीक करने में 300 रुपए मजीद लगेंगे, 50 और 900। अच्छा, अब दो ऑप्शंस हैं हमारे पास। एक ऑप्शन है कि हम इसे फुल प्राइस पर बेचें सही कर कर, और दूसरी ऑप्शन है इसे एज इट इज बेच दें। आप ये बताएं अक्लमंदी क्या कहती है कि हम कौन सी चीज ऑप्ट करेंगे, ज्यादा जो पैसे दे जाए या जो कम पैसे दे? जो ज्यादा पैसे देगी वो ऑप्शन हमें चूज करनी होगी। अब हमें कॉस्ट और एनआरवी को कंपेयर करना है। यू शुड हैव रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस, फिनिश गुड एंड फिनिश गुड, इसको कह देते हैं हम डैमेज। एक कॉलम आपका आ गया कॉस्ट का, इसी कॉस्ट है बेटा जी 180, इसकी है 450, फिनिश गुड है 730। एनआरवी नेट रियलाइजेबल वैल्यू, सेल प्राइस 900, कंप्लीशन कॉस्ट टू कंप्लीट 550, कॉस्ट टू सेल 50, यहां वैल्यू निकाल देंगे। दूसरे की 900 माइनस 280 माइनस 50, फिनिश गुड 900 माइनस 50 माइनस 0, 900 या माइनस 0 माइनस 50 कर देते हैं। अब यहां पर ऑप्शन है डैमेज की, दो ऑप्शन देखनी है आपने। 900 में से 300 और 50 लेस करो, ये चूज करोगे, या फिर 500 रुपए में बिक जाएगी बगैर किसी चीज के। तो दोनों में से जो हायर होगी वो आपकी एनआरवी होगी। बच्चे ने बता दिया ये 300 है, ये 570 है, ये 850 है, और ये 900 में से 350 गए, ये बच गए 550। अब इन दो में से हायर आप ले लेंगे एज एन एनआरवी, क्योंकि अक्लमंदी क्या है? अक्लमंदी यही है कि भाई अगर तुम्हें मजीद इसको ठीक करके बेचना पड़ेगा तो अगर ज्यादा पैसे हासिल होते हैं तो वो वाली ऑप्शन चूज कर लेंगे, अगर कम पैसे हासिल होते हैं तो फिर बेवकूफी है, फौरी तौर पर बेच दो। अब इन दोनों में से लोअर आपने चूज करना होता है एज अ फाइनल वैल्यू। विच वन इज लोअर? 180 इज लोअर आउट ऑफ 180 एंड 300। 450 इज लोअर, 570 से कम है 450। 730 is lower out in comparison with 850. 730 is lower. Finish good damaged में मुझे चूज करना है 550। जो दोनों
एनआरवी में से हायर है, तो मेरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 550 हो जाएगी। टोटल हो गया 1910। ये 1910 सही वाला कैलकुलेट किया हुआ है। 180 प्लस 450 प्लस 730 प्लस 550, 1910 ठीक है। और मैंने कहा था मैसेज में आ रहा है, ये ना हो कि इसका टोटल लगा कर दिया हो मुझे। हर आइटम टू आइटम का आप कंपैरिजन करते हैं, रॉ मटेरियल का, WIP का, फिनिश गुड का, फिनिश गुड में डैमेज, फिनिश गुड में गुड, उन सबको अलग अलग करते हैं आप। अब एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, सेम क्वेश्चन, NRV क्या है विदाउट फर्दर 650। तो क्वेश्चन सेम है, मेरे पास ऑप्शंस जो है वो मुझे देखनी है। अब अगर मैंने कंपैरिजन करना है विद 650, विच शुड बी चोजन, मैं 550 ऑप्ट करूंगा या 650 ऑप्ट करूंगा? मैं 650 ऑप्ट कर लूंगा, मेरी NRV 650 होगी और मैं 650 को ले लूंगा इन कंपैरिजन विद 730। ये बस कॉन्सेप्ट है छोटा सा, बाकी सारी चीजें सेम थी, कोई फर्क नहीं था। यहाँ पर अब हम अगर होमवर्क देखें तो होमवर्क में पहले से जो लिखा हुआ है, टाइम हमने थोड़ा सा ज्यादा लगा लिया है, कोई मसला नहीं है, ये ऊंच नीच चलती रहती है। प्रैक्टिस सेट 4, स्टडी टेक्स्ट की एग्जांपल नंबर 3 एंड 4, और PRC से रिलेटेड जो डाटा दिया गया है आपको वो मैं जरा ओपन कर लूँ, वो हम देखते हैं वहां पे कौन सा अच्छा सा क्वेश्चन हो सकता है हमारा। आप लेजर कार्ड सारे बना सकते हैं। स्टडी टेक्स्ट की एग्जांपल नंबर 5 अभी करनी है, 5, 6, 7, यस 5, 6, 7, 5 के अंदर जस्ट कहानी है और 6, 7। स्टडी टेक्स्ट की एग्जांपल नंबर 3, 4, 6, 7, ये एक ही लेजर कार्ड है और कुछ भी नहीं है। ये लेजर कार्ड बने हुए हैं, पास पेपर में अभी आपको नहीं देते कोई क्वेश्चन, कुछ प्योर पास पेपर CMA से रिलेटेड हैं, वो अलग से लिखे हुए हैं, जिसमें पास पेपर नंबर 1 आप आराम से कर सकते हैं, गुड और डैमेज पास पेपर नंबर 1 कर सकते हैं आप। अब आते हैं बच्चों, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने आपको दे दिए हैं। ये 32 नंबर पेज से PRC 4 से रिलेटेड एग्जांपल शुरू हो रही हैं, और इसमें आप एग्जांपल नंबर 6, 7, 8, PRC 4 एग्जाम्पल नंबर 6, 7, 8 देख लीजिएगा। दिस इज योर होमवर्क। अच्छा खासा होमवर्क दे दिया है, लेकिन ये सारे का सारा होमवर्क रफली 1.5 घंटे का है, 1.5 आवर अप्रोक्सीमेटली। 1.5 घंटे से 2 घंटे के अंदर अंदर ये सारा काम खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही।
इंशाल्लाह कल मुलाकात करते हैं। पीडीएफ अपलोड कर दीजिएगा, जज़ाकल्लाह। बेटा असल में मैंने फौरी तौर पर जाना होता है बच्चे को लेने स्कूल, फिर नमाज, फिर खाना, फिर 2 बजे क्लास होती है, तो टाइम इस वक्त बिल्कुल नहीं होता है। तकरीबन 3:30 बजे मेरी क्लास ऑफ होगी, इंशाल्लाह 4 बजे तक अपलोड हो चुका होगा पीडीएफ। ठीक है, मैं डेली बेसिस पर इंशाल्लाह 4 बजे का टारगेट रखूंगा, 4 बजे पीडीएफ अपलोड किया करूंगा, 3:30 से 4 के दरमियान में।